हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। और हम लगभग 6 लेक्चर्स कर चुके हैं। बहुत छोटे लेक्चर्स हैं और स्लो लेक्चर्स हैं। आप देखेंगे आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड नहीं लगेगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका कुछ छूट रहा है। और बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। इससे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बोर्ड से बहुत ऊपर के। अगर आप इन लेक्चर्स को कवर करते हैं तो आप मानिए कि आपके बोर्ड के कंप्लीट थ्योरी होती है और सारे क्वेश्चन लेक्चर के दौरान ही हो जाएंगे। अच्छा, आज लेक्चर 7 में क्या है, तो लास्ट में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स या एल्काइल हैलाइड बेसिकली कर रहे थे। एल्काइल हैलाइड बनाने के तरीके हम लोग पढ़ रहे थे। केमिकल रिएक्शंस हम पहले पढ़ चुके थे, तो कुछ मेथड्स बाकी हैं, वो हमारा आज एजेंडा है, हम वो करने जा रहे हैं। देखो भैया, एल्कीन्स एल्काइंस हम कर चुके थे, एल्कोहल्स से हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो फ्रॉम एल्कोहल्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक। MOP ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये एराइल हैलाइड की बात नहीं हो रही, इंपॉर्टेंट है, एल्काइल हैलाइड की बात हो रही है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि क्या बताया जा रहा है। देखो, तुम्हारे पास OH हो, तुमने Cl माइनस लिया, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव, और सोचा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा, RCl बनेगा, OH माइनस बनेगा। जब भी आप ऐसा विचार कर रहे हैं तो ये गलत है, कारण OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग बेस है वैसे ही ये लल्लू लिविंग ग्रुप है। बात समझ में आई? जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो लल्लू लिविंग ग्रुप होगा, तो लिविंग ग्रुप खराब है इसलिए जाता नहीं। तो करते क्या है, इसके लिए तरीका क्या है ये देख लो। तरीका ये है कि पहले तो हम अपने एल्कोहल को प्रोटोनेट करते हैं। सही तरीका आप लिखने जा रहे हैं ना। कहीं से आप एसिड लाए और एसिड कैटलिस्ट में इसको प्रोटोनेट किया, तो आपने इसको लोन पेयर दिया, आर के साथ OH2 लग गया, एक लोन पेयर, देने वाले पे प्लस चार्ज। अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो बहुत अनस्टेबल है, इस वजह से ऑक्सीजन अपना ये बॉन्ड तोड़ेगा और प्लस चार्ज को खत्म करेगा। तो आर के ऊपर आया कटायन और वाटर लिविंग ग्रुप की तरह बाहर चला गया। वाटर एक वीक बेस है, तो जो भी आदमी वीक बेस होता है वो गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया भाई, वाह। पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे तुम्हारे पास एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी जब भी कभी एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाना है, और आप डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, प्रोटोनेट करके बना रहे हैं, तो प्रोटोनेट करने के टाइम पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी कभी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट हो सकता है, और रीअरेंजमेंट हमेशा नहीं होगा, इफ पॉसिबल। अगर डिग्री बढ़ रही है, एलाइलिक बन रहा है, इस तरह का कुछ हो रहा है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ रही है, इनमें से कुछ भी हो, तो कहा जाएगा कि रीअरेंजमेंट हो जाएगा। अब जो कार्बोकेटायन बना, इस कार्बोकेटायन पे ये Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये जो भी हेलोजन से लग जाएंगे और RCl, RBr, Ri बना लेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया, इसका ये अर्थ नहीं है कि वही बन रहा है, और भी बन सकते हैं, तो ये याद रखना है। आपके लिए बन के तैयार हो गया, तो रेसिपी क्लियर है। इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या था इसमें, वो याद रखने वाली बात है कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अर्थ ये हुआ कि ये SN2 पाथ से नहीं जाएगा, ठीक। ये SN1 पाथ से जा रहा है, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड पर। तो जो भी कार्बोकेटायन बनकर आ रहा है उसकी स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे ही ये बात किसी को पता लगी, तुरंत ही लोगों ने कहा कि सर एक बात हमने बचपन में सीखी थी, क्या? 1 डिग्री सबस्ट्रेट, 2 डिग्री सबस्ट्रेट और 3 डिग्री सबस्ट्रेट में इसका कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, इसका कार्बोकेटायन लल्लू स्टेबल होता है, और इसका कार्बोकेटायन अनस्टेबल होता है। इस कारण से यहां कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता ही नहीं है, यहां डिलेड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है।
और यहां पे बहुत जल्दी से कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बन सकता है। इसलिए 1 डिग्री सबस्ट्रेट SN1 नहीं देते, 2 डिग्री SN1 देते हैं, और 3 डिग्री SN1 भर भर के देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से एक टेस्ट फॉर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज लुकास रिएजेंट टेस्ट। समझे लुकास रिएजेंट टेस्ट क्या समझे? देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आपको जानना चाहिए टेस्ट आपको देगा क्या। ये आपको डिफरेंशिएट करके देगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। यानी इस टेस्ट से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। अच्छी बात है। देखो ध्यान से कैसे पता चलता है। हमारा इस लुकास रिएजेंट में जो रिएजेंट है वो क्या है, पहले वो जान लो। और ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताया ना एल्कोहल से बनाने वाला, एल्काइल हैलाइड को, वही है ये केस, है ना। ZnCl2 और HCl, ये है लुकास रिएजेंट। बस इतना सा, ये तो बहुत लल्लू है, लल्लू है लेकिन काम का है। देखो ध्यान से, मान लो बेटे तुम्हारे पास एल्कोहल है, मैं नहीं बता रहा हूं कि 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, और मैंने तुमसे कहा कि आप HCl ले लो, ZnCl2 ले लो। ठीक, आप चाहो तो NaBr ले लो और H2SO4 ले लो। एक ही बात है। अब कहोगे ऐसा कैसे एक बात है? देखते रहो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक बात कैसे है। होता क्या है कि हम लोग तो सीधा रट लेते हैं कि यार ये रिएजेंट है। अगर उस रिएजेंट का यूज पढ़ा जाए कि वो रिएजेंट कर क्या रहा है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि उसके दूसरे रिएजेंट्स भी वैसा ही बिहेव कर सकते हैं। अब यहां पर 3 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या होता, 2 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या होता, और 3 डिग्री अल्कोहल होता तो क्या होता। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि अल्कोहल से जब HCl, ZnCl2 एक्सेट्रा की रिएक्शन कराओगे प्रोटोनेट करा करके, तो बनेगा तो वो RCl या बनेगा RBr, अगर नीचे वाला रिएजेंट ले लो NaBr से। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट होने के टाइम पर कार्बोकेटायन का इंटरमीडिएट बना होगा। बना होगा या नहीं बना होगा? बिल्कुल बना होगा। तो क्या 1 डिग्री सबस्ट्रेट कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा? जवाब है नहीं। तो हम कहेंगे नो रिएक्शन। 2 डिग्री में बनेगा कि नहीं बनेगा RCl? बिल्कुल बनेगा। 3 डिग्री में बनेगा कि नहीं बनेगा RCl? बिल्कुल बनेगा। यहां पे रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, और यहां रिएक्शन स्लो होगी, और यहां पे एक्सट्रीमली स्लो होगी। घंटे 2 घंटे में थोड़ा बहुत रिएक्शन दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज वो भी नहीं दिखेगी। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन रिएक्शन से प्रोडक्ट हर बार वही आ रहा है, एल्काइल हैलाइड बन रहा है। होता क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो, तो ये लोग जो है पूरा खानदान, ये इनसोल्यूबल है इन वाटर। ये पूरा खानदान वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। अब क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, इस कारण से जब तुम इन्हें पानी में घोलते हो तो ये पानी में घुलते नहीं है। ठीक है ना, जैसे चूने को पानी में घोलो घुलता नहीं है, तो पूरे में फैल जाएगा, पानी को गंदा सा बना देगा, है ना। एक इमिसिबल टाइप का सोल्यूशन बन जाएगा, थोड़ी देर बाद वो सेटल डाउन भी हो जाता है। हम लोग उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या नाम देते हैं बेटा? टर्बिडिटी, गंदगी। ठीक, तो टर्बिडिटी का मतलब क्या, कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें लिक्विड भरा था, और पूरे में ऐसे ये जाके फैल गया, और घुला नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ है, अच्छी तरह डिसॉल्व नहीं हुआ है। छोड़ोगे तो नीचे सेटल हो जाएगा, लेकिन पूरे सॉल्यूशन को गंदा कर दिया। इसको बोलते हैं टर्बिडिटी। तो जहां पर ये फॉर्मेशन होगा एल्काइल हैलाइड का, वहां पर ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा, तुरंत ही आपको गंदगी दिखाई देगी। तो हम कहेंगे अगर रिएक्शन फास्ट है तो टर्बिडिटी यानी गंदगी दिखाई दे रही है इन सेकेंड्स, तुरंत ही गंदगी दिखाई देगी। क्योंकि 2 डिग्री में रिएक्शन रिलेटिवली स्लो है, तो यहां पर जो टर्बिडिटी है इन 2 to 5 मिनट्स दिखाई देगी। 7-8 मिनट भी लग सकते हैं, उस एग्जैक्ट डेटा पे मत जाओ, लेकिन टाइम लगेगा। और यहां लिखेंगे नो टर्बिडिटी, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हो रही है। और अगर कोई रिएक्शन हो भी रही है तो घंटे 2 घंटे में तुम्हें कोई थोड़ी बहुत टर्बिडिटी दिखाई देगी। तो अगर ये रिएक्शन करने पर सीखा क्या इस पूरे टेस्ट में, ध्यान से देखो, अल्कोहल की रिएक्शन अपने इस लुकास रिएजेंट से करने पर अगर तुम्हें टर्बिडिटी
विद इन सेकेंड्स दिखाई दे तो मतलब कैसा अल्कोहल था, कंफर्म हुआ 3 डिग्री। अगर 2 से 5, 5, 7, 8, 10 मिनट लग जाते हैं तो वो 2 डिग्री अल्कोहल है। और टर्बिडिटी आई नहीं रही, हम वेट करते जा रहे हैं तो वो 1 डिग्री अल्कोहल है। क्या हम डिफरेंशिएट कर पाए? बिल्कुल। रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जानते हैं कि रिएजेंट का यूज क्या है। तो रिएजेंट का यूज देखो, अगर HCl और ZnCl2 लेते हो तो होगा क्या, Cls को, क्योंकि जिंक के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, +2 स्टेट में है, इस वजह से ये लुईस एसिड का काम करेगा, Cl से लोन पेयर लेगा तो H प्लस बनेगा और ZnCl3 माइनस बनेगा। ये जो H प्लस प्रोवाइड किया, ये प्रोटोनेशन करा रहा है। जो ऊपर हम लोगों ने यहाँ मैकेनिज्म पढ़ा था ना, ये प्रोटोनेशन का, एसिड से H प्लस आ रहा है तो वो प्रोटोनेशन के लिए H प्लस ये प्रोवाइड कर रहा है। समझे? इसी प्रकार अगर आप देखें, जो ये NaBr लिया गया है, आप इसको तोड़ लीजिएगा तो ये Na प्लस और Br माइनस में कन्वर्ट होगा। और H2SO4 को जब आप देखेंगे तो ये टूटेगा H प्लस और HSO4 माइनस में, 2 बार तोड़ देंगे तो H प्लस और SO4 माइनस 2 भी बन जाएगा। यहां से आपको प्रोटॉन मिल रहा है और प्रोटोनेट करने के बाद जब वाटर लीविंग ग्रुप की तरह बाहर जाएगा तो ब्रोमीन लग जाएगा बाद में, तो NaBr भी बन सकता है। मेरे हिसाब से कोई परेशानी की बात नहीं है। अब इसी को एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। रिपीट में क्या बोलता है? कहता है मेरे पास अल्कोहल है और HCl और ZnCl2 था और मेरे पास NaBr और H2SO4 डाइल्यूटेड है। तो हमने कहा यहाँ पे बनेगा RCl और यहाँ पे बनेगा RBr। रिएक्शन मैकेनिज्म वही है, अब रिपीट कर सकते हैं, ठीक। और फिर वही बात, 3 डिग्री का रेट ज़्यादा, 2 डिग्री का उससे कम और 1 डिग्री का तो बहुत ही कम। यही काम यहाँ भी होगा, 3 डिग्री का ज़्यादा, 2 डिग्री का कम और 1 डिग्री का बहुत ही कम। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो, और ये पूरी कहानी पानी में ना घुलने के प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। पानी में घुल नहीं पाते तो टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी से हम पहचानते हैं कि 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री था। समझे? अच्छी बात। हालांकि इसमें और भी डिटेल बातें हो सकती हैं, जैसे 1 डिग्री है लेकिन एलाइलिक है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो भी कैटायन बन जाएगा। तो लेकिन वो सब बोर्ड में इतना डिटेल नहीं पूछा जाता, तो मैं उसके अंदर जा भी नहीं रहा हूँ। एक नया प्रोसेस है, आपने शायद ना पढ़ा हो, उसको बोलते हैं रीड्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? रीड्स प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट। रीड्स प्रोसेस क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखो, यहां पे आपके पास एल्केन है RH और आप रिएक्शन करा रहे हैं SO2Cl2 की, ठीक। और इससे RCl बन रहा है, SO2 बन रहा है और HCl बन रहा है। इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जितने ये बाई प्रोडक्ट हैं, हमारी डिमांड नहीं थी इन प्रोडक्ट्स की, ये सब गैशियस हैं और जो गैशियस प्रोडक्ट्स होते हैं ये स्केप हो जाते हैं। और स्केप होने का मतलब ये बाहर निकल गए तो हमारे पास सिर्फ एल्काइल हैलाइड बचा। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। तो किसी तरह का मिक्सचर नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए ये मेथड अच्छा है, गुड मेथड। और यही चीज डार्जन्स मेथड में भी हम लोग लिखेंगे। दूसरा, ध्यान से सुनो, मैकेनिज्म भी जानना चाहिए कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म सबसे पहले समझो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ये है साहब, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म समझो क्या है। तुम्हारे पास एल्केन था, एल्केन ने फ्री रेडिकल बनाए, बॉन्ड टूटा, ठीक। ये सनलाइट से टूटा होगा, ये हीट से टूटा होगा, ये जैसे भी टूटा होगा। H और R एल्काइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बने। अब देखो क्या हो रहा है, जो ये SO2Cl2 तुम्हारे पास है, थायोनाइल क्लोराइड, यहां भी इसी तरह का फ्री रेडिकल बनेगा और ये भी वैसे ही टूट रहा है। ClS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो तुम्हारे पास दो लोग हैं, H रेडिकल और Cl रेडिकल, ये आपस में मिलकर के HCl बना लेंगे, तो ये बन गया HCl, ठीक, निकल लिए ये लोग। लेकिन जो ये वाला फ्री रेडिकल और ये वाला फ्री रेडिकल है, इनका आपस में कुछ ना कुछ होगा। देखो क्या होगा, R फ्री रेडिकल प्लस Cl S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये यहां से बॉन्ड टूटा, ये यहां से बॉन्ड टूटा, इससे क्या हुआ? देखो ध्यान से,
हमारे अल्काइल फ्री रेडिकल ने अटैक कर दिया Cl को और बॉन्ड टूट गया और SO2 गैस निकल गई। खेल खत्म, पैसा जम, मैकेनिज्म है ये। क्या ये बहुत आसान है? बिल्कुल आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। याद रखिएगा रीड्स प्रोसेस, और इसके गुड होने की, अच्छा मेथड होने की, एफिशिएंट मेथड होने की क्या रीजन है? ये रीजन है जो लिखा हुआ है कि जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैशियस हैं और वो स्केप हो जाते हैं, इसलिए हमें कोई अनवांटेड प्रोडक्ट मिक्सचर में नहीं मिलता। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, इसको बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? डार्जेंस प्रोसेस। ये डार्जेंस प्रोसेस क्या है वो भी समझो। डार्जेंस प्रोसेस कहता है कि हमारे पास एल्कोहल था, ठीक, एल्कोहल से बनाने का दूसरा तरीका है SOCl2। ऊपर देखो SO2Cl2 था, नीचे देखो SOCl2 है। मैं तो ये कहता हूं कि मेरे पास सिर्फ दो ही O होंगे। अगर SO2Cl2 है तो सबस्ट्रेट में एल्केन था, RH था। अगर SOCl2 है तो मेरे पास सबस्ट्रेट में ROH होगा, होंगे दो ही O। समझे? तो ऐसे याद रखा जा सकता है, हालांकि या तो डायरेक्ट भी रखा जा सकता है। ठीक है, SOCl2 से रिएक्शन कराने के बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट वही होगा जो अभी बन रहा था, SO2 और HCl। अगेन दोनों के दोनों गैशियस हैं तो ये स्केप कर जाएंगे, यानी कि ये भी बहुत अच्छा मेथड हुआ। गुड मेथड, बिल्कुल गुड मेथड है, अच्छा मेथड है, बहुत बढ़िया। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? हालांकि मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है, SNI है ना, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये इसका मैकेनिज्म है। अब मैकेनिज्म कैसा है 5 मिनट के अंदर जान लो तो फायदा होगा तुम्हारा। देखो कैसे होता है। तुम्हारे पास लेट्स सपोज ये दारू है, क्या लिख दिया? ये दारू है, और दारू में तुमने SOCl2 डाला, ठीक है। सबके लोन पेयर मार्क कर लो ये इस तरह से। अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, इतना से समझना कि ये जो सल्फर है ना, ये क्लोरीन से लगा है, ध्यान से देखो, और ऑक्सीजन से लगा है डबल बॉन्ड के साथ। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सल्फर से ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सल्फर से ज्यादा है। इस वजह से सल्फर पे डेल्टा प्लस चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन पे मेरे पास एक लोन पेयर है और यहां डेल्टा प्लस है, दो लोन पेयर ऑक्सीजन पे। तो इस तरह से इस पे अटैक कर सकता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैक करेगा तो RH ये अटैक कर गया सल्फर पे, सल्फर पे एक O और दो Cl पहले से थे, इस तरह का कुछ कंपाउंड बन जाएगा, इंटरमीडिएट बनेगा। देखो ध्यान से, डेल्टा प्लस था ना, इस पे अटैक कर दिया। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अटैक करेगा तो फिर ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने दो। देखो क्या हो रहा है, R के साथ O, O के साथ H, इससे जुड़ा सल्फर, सल्फर के साथ O माइनस, यहां Cl और यहां भी Cl, देने वाले के ऊपर प्लस चार्ज। बन गया ये, बिल्कुल बन गया। अब देखो, क्लोरीन जो है ये बढ़िया लिविंग ग्रुप है, अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और जो बॉन्ड तोड़ेगा उसी का लोन पेयर प्रोवाइड कर देगा एल्काइल ग्रुप को। बढ़िया बात। और ऑक्सीजन इस एल्काइल ग्रुप से अपना बॉन्ड पेयर तोड़ करके रख लेगा, कारण ऑक्सीजन के ऊपर तुमने प्लस चार्ज लगा दिया ना, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, वो इस एल्काइल ग्रुप को तोड़ेगा, एल्काइल ग्रुप के ऊपर प्लस आएगा, ये तड़पने लग जाएगा, क्लोरीन को मन करेगा भैया इसको इलेक्ट्रॉन दे दें, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो क्लोरीन पे प्लस आएगा, ये सल्फर से बॉन्ड तोड़ लेगा, और सल्फर से जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो ये बात सल्फर को प्लस देने वाली है, तो एक ऑक्सीजन यहां पे डबल बॉन्ड रीस्टोर कर लेगा, SO2 निकल जाएगा। समझे बात? जी हाँ, बढ़िया। क्या हुआ देखो ध्यान से, तो सबसे पहले तो RCl बनकर निकल गया, हमने RCl निकाल दिया, ठीक। अच्छा, ये दो बार वो बॉन्ड नहीं है, समझे? क्या निकल रहा है वो बताते हैं। सबसे पहले तो RCl निकल गया प्लस। अब मेरे पास बचा क्या, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे इसको रिस्टोर करा लो, ठीक। तो सल्फर के साथ एक लगा हुआ है इधर OH, और डबल बॉन्ड के साथ O, और एक लगा हुआ है Cl। कोई परेशानी वाली बात? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर ये जवाब है नहीं तो बस कुछ और नहीं करना है, हमारा जो हाइड्रोजन है इसको हटा लेते हैं, थोड़ा दूर कर लेते हैं। ऑक्सीजन इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा, सल्फर से तोड़ेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन तोड़ा है ये सल्फर को दिया जाएगा। तो बना क्या, HCl निकल गया, SO2 निकल गई, काम खत्म, पैसा हजम। समझना, इसको मैं दोबारा बना रहा हूं, देखना ध्यान से। HO, सल्फर डबल बॉन्ड O,
और यहां पे आया Cl। देखो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहा है। तो जब ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पे प्लस आएगा। Cl इस पे अपना लोन पेयर दे रहा है तो इस पे प्लस आएगा। ये सल्फर से बॉन्ड तोड़ेगा तो प्लस खत्म, सल्फर पे प्लस आया। सल्फर पे जब प्लस आएगा तो उसे ऑक्सीजन लोन पेयर देके बैलेंस कर लेगा। तो ये बन गया SO2 और ये बन गया HCl। ये हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। इस प्रकार से ये मैकेनिज्म हुआ, एल्काइल हैलाइड बना और SO2 HCl निकल गए। ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स नया केस है, फ्रॉम PCl5 हम देख रहे हैं। तो PCl5 से क्या होता है समझो, बहुत इत्मीनान से समझना कि PCl5 से कैसे बनता है। मान लो मेरे पास ROH है, ठीक, और PCl5 है। तो एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl, एक Cl, ये है। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, केक काट दो, केक काट दो, केक काट दिया। ऐसे क्या हुआ, देखो ये यहां पर बन गया ये RCl, तो हमने लिखा RCl। फिर देखो यहाँ क्या बन गया बेटा, HCl, तो हमने लिखा HCl। फिर देखो बीच में क्या बचा बेटा, मेरे पास बचा POCl3, तो बचा क्या, POCl3। भैया इससे सस्ता तरीका नहीं हो सकता याद करने का। हालांकि मैकेनिज्म इसकी भी है ना, हम उस मैकेनिज्म के पीछे जा नहीं रहे हैं, बस आपको ये बता रहे हैं कि आप इसको याद कर लीजिए इस तरह से, थोड़ा सस्ता पड़ेगा, थोड़ा अच्छा पड़ेगा। ठीक है, जवाब है हाँ, बिल्कुल सस्ता है। ठीक है, केक कटिंग करनी है और कुछ भी नहीं। अब डाईऑल से, एल्कोहल से तो कर लिया, फ्रॉम डाईऑल। डाईऑल क्या होते हैं, जैसे देखो CH2OH, फिर देखो CH2OH, ये डाईऑल है आजू बाजू, और इससे हम लोग रिएक्शन कराते हैं HI की। इसकी रिएक्शन कराते हैं HI की। एक्सेस में अगर लेते हो तो मेरे पास जो कंपाउंड बनकर आता है वो इवेंचुअली जो रिजल्ट आएगा वो CH3CH2I बनकर आएगा। इसका मैकेनिज्म बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, मन नहीं है बताने का, बताएंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तुम इरिटेट होगे पढ़ के। ये सच में बहुत मुश्किल मैकेनिज्म है। चलो बताते हैं, देखते हैं, है ना। 5 मिनट लगेंगे और मैकेनिज्म जान लेने में थोड़ा अच्छा लगता है। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, ये CH2OH HI जो कुछ भी है, इसमें HI आ रहा है, इसमें से H+ सबसे पहले अटैक करेगा। अब H+ अटैक करेगा तो चाहे तो ये वाला OH, चाहे तो ये वाला कोई भी इसको कैप्चर कर लेगा प्रोटॉन को। तो हम ऊपर वाले में प्रोटॉन को कैप्चर करा ले रहे हैं HH, और देने वाले पे प्लस चार्ज। सबको पता है ना लोन पेयर मिलेगा, ये लोन पेयर्स को डोनेट करा दो। CH2OH, तुम जानते हो कि H2O तो बहुत ही अनस्टेबल है, बॉन्ड तोड़ देगा, वाटर लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा, ऊपर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, CH2OH। बढ़िया बात है। ये होते ही अगले स्टेप में आपको I- आता हुआ नजर आएगा, I- इस पर अटैक करेगा, तो मेरे लिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2I, CH2OH। लेकिन क्योंकि आपने यहां पर लिख रखा है कि भैया हमारा जो ये बंदा है ना HI, वो बदतमीज एक्सेस में है। एक्सेस में है का मतलब अभी H+ इस पे और अटैक कर सकता है। H+ अटैक करेगा तो लॉजिकली ये जो हमारा जल ही जीवन है बन जाएगा, H2O बनेगा। तो बना CH2I, जो भी लोन पे डोनर है तो साहब वो तुरंत के तुरंत पकड़ लेगा प्रोटॉन को। एक लोन पेयर दिया तो देने वाले पे प्लस चार्ज, और देखो वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, O पे प्लस चार्ज स्टेबल नहीं है, इसलिए तोड़ लो उसे। और जब तुम इसे तोड़ोगे तो तुम देखोगे कि H2O तो निकल गया, तो वाटर निकल गया, बना क्या, CH2I और CH2 कैटायन। अब कैटायन को खत्म करने के लिए फिर वही I-, क्योंकि H+ आया था और टोटल हमारे पास जो रिएजेंट था वो H+I- था, तो दूसरा मोल तो आना ही है। तो I- ने अटैक किया, बना क्या, CH2I, और फिर क्या बना, CH2I। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर तुम कार्बन को देखोगे तो इसमें 2s ऑर्बिटल आ रहा है, और अगर आयोडीन को देखोगे तो देखो फिर कल बाहर आई, तो 2 3 4 5, इसमें 5p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। 2s 5p ओवरलैपिंग पुअर है, ओवरलैपिंग पुअर है, इसलिए ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो ये बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा। होमोलिटिक क्लीवेज शो करेगा, इसलिए ये 2 बार फ्री रेडिकल बनेंगे। 2 फ्री रेडिकल मतलब यहां भी आयोडीन का फ्री रेडिकल, यहां भी आयोडीन का फ्री रेडिकल।
और CH2 और CH2, ये फ्री रेडिकल्स बन गए। यहाँ और यहाँ ऐसे दिए जाएंगे, जिससे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बनेगा। और ये दो फ्री रेडिकल बेसिकली इवेंचुअली तुम्हारे लिए I2 बन के निकल जाएंगे, रिस्टोर हो जाएगा आयोडीन। अब ध्यान से देखो, वो जो तुम्हारे लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन बना था, अब इस एल्कीन पर मेरे पास पहले H प्लस आएगा, फिर I माइनस आएगा, है ना। H प्लस आया, H प्लस जो है वो एसिड है और डबल बॉन्ड एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, वो एसिड को पकड़ लेगी H प्लस को, तो बनेगा क्या, CH3 CH2 प्लस, और फिर क्या आएगा, आयोडीन माइनस अटैक करेगा, तो बना क्या, CH3 CH2I। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। मुझे पता है मैकेनिज्म थोड़ी लंबी है, याद रखनी पड़ेगी, मुश्किल है, लेकिन ये प्रोडक्ट क्यों ऐसा आया, जब तक मैकेनिज्म नहीं जानोगे ना, तो ना फील आएगा ना पता चलेगा, याद ही रखना पड़ जाएगा। तो एक बार देख लो, याद मत रखो मैकेनिज्म, प्रोडक्ट याद रखो, है ना, प्रोडक्ट याद रखो। मैकेनिज्म देख लेने से फील आ जाता है कि हाँ भाई ये हुआ था, अच्छी बात है। डाइऑल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया ना, ठीक है। इसके अलावा वो जो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस हम लोगों ने करी हुई हैं पहले भी, मैं उन रिएक्शंस को दोबारा नहीं बता रहा हूं। स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, वो आप खुद से करें, पहले ही हो चुकी हैं, ऑलरेडी डन। लेक्चर्स देखें, बिल्कुल परेशान ना हो। ड्रामेबाजी, शायरी और ये सब करने से लेक्चर अच्छा नहीं होता। बिल्कुल इत्मीनान से सीरियस मोड में पढ़ाई होती है। पढ़ाई का एंजॉयमेंट है, समझ में आने का एंजॉयमेंट है। समझ में आ जाए इसके लिए कोई दूसरा एंजॉयमेंट नहीं चाहिए, है ना। वो भ्रम है आपका कि समझ में आए, आपका मूड हल्का रहे, इसलिए आप थोड़ा एंजॉयमेंट चाहते हैं, वो गलत है। समझ में आया इस बात का एंजॉयमेंट जब होगा, तभी आपको बेहतर लगेगा और आप पढ़ पाएंगे। हम लोग नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, एमओपीस खत्म हो गए, हमारा नया कॉन्सेप्ट है हेलोएरीन्स। ये बहुत ही शानदार पार्ट है। मतलब हेलोएरीन्स में हम लोग मेनली तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अगर खानदान की बात करो तो फ्लोरीन को क्यों छोड़ दो, उसे भी ले लो। ये जो हैं ये हेलोएरीन्स कहलाते हैं, हेलोजन पर डायरेक्ट जुड़े हुए बंदे। अच्छा, बनाने के तरीके, एमओपी क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझो। ये हमारी बेंजीन है। बेंजीन जो है वो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक। क्या शो करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म देता है, यानी इसे पहले इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, इसलिए आप Cl2 लीजिए और आलू का आलू 3 लीजिए। एल्यूमिनियम लुइस एसिड होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है, और आपके पास बन जाता है कौन, क्लोरोबेंजीन, ठीक। इसी प्रकार से आप बेंजीन में Br2 लीजिए और AlBr3 लीजिए, और फिर किताबें कहती हैं कि ये एनहाइड्रस होना चाहिए, ये एनहाइड्रस होना चाहिए, ठीक है, पानी वानी ना पड़ा हो। दूसरा, रिएक्शन डार्क में होनी चाहिए, ये रिएक्शन डार्क में होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं, और अगर इस पर लाइट पड़ी तो ये रेडिकल दे देगा, इस पर लाइट पड़ी तो रेडिकल दे देगा। तो रेडिकल ना बने, इलेक्ट्रोफाइल बन पाए, इसलिए इसे डार्क रखना पड़ता है। और रिएक्शन का प्रोडक्ट फिर से वही है, आई सॉरी Br। अब हो क्या रहा है समझो, इसमें पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन था, तो समझो Cl था, इसके पास आलू का आलू 3 था, यहां पे आपने एक डब्बा बना दिया। हुआ क्या कि ये लुइस एसिड है और ये किसी से इलेक्ट्रॉन की भीख मांग रहा है, तो इंड्यूस्ड डाइपोल से ये लोन पेयर तोड़कर दिया जाएगा। तो एक क्लोरीन पे माइनस आ जाएगा, एक क्लोरीन पे प्लस आ जाएगा। जिस पे माइनस आया है उसने डोनेट किया है, तो AlCl4 माइनस बनेगा और Cl प्लस बनेगा। ये जो Cl प्लस है यही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, और इसी तरह से वो Br प्लस भी बनेगा, है ना। जो क्लोरीन के लिए मैकेनिज्म वही Br के लिए मैकेनिज्म है। अब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या कर रहा है, Cl प्लस, ये जा रहा है बेंजीन के पास। बेंजीन के पास 3 3 डबल बॉन्ड है, तो लॉजिकली वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लोन पे डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो यहां पे लग गया Cl और यहां पे आ गया प्लस। समझे प्लस कैसे आया, पहले बॉन्ड तोड़ के यहां गया था, तो यहां हुआ था माइनस और यहां हुआ था प्लस,
और फिर ये वाला माइनस जो है वो इस बॉन्ड के साथ डोनेट किया गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास बेंजीन एरोमेटिक है और यहां तो कॉन्जुगेशन ही रामलाल हो गया, तो कॉमन सेंस है ये एरोमेटिसिटी लॉस हो गया, लॉस्ट एरोमेटिसिटी। इवन ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो इस वजह से ये आदमी अपने एक हाइड्रोजन से जो यहां लगा हुआ था इसका बॉन्ड तोड़ेगा, तो हमारे लिए H+ निकलेगा और ये लगा Cl, बन गया साहब। परेशानी कोई? बिल्कुल भी नहीं। वैसे हाइड्रोजन यहां का नहीं टूटेगा, हाइड्रोजन को जो टूटना है तो यहीं पर हाइड्रोजन था, इसका बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, और ये रिस्टोर हो गया। तो फिर से ये क्या बन गया बेटा? एरोमेटिक। एल्कीन में एरोमेटिसिटी नहीं होती, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, और यहां पर एडिशन देने के टाइम पे बेंजीन की एरोमेटिसिटी चली जाती है, तो वापस से हाइड्रोजन को निकाल देती है और बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। तो ये मैकेनिज्म है, सेम मैकेनिज्म ब्रोमीन के लिए है, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बाद एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं डाइजोनियम टेक्निक। क्या है डाइजोनियम टेक्निक? देखो, अगर आप Cl+ करके इलेक्ट्रोफाइल बनाना नहीं चाहते हैं, जनरली क्लोरीन जो है वो Cl- में रहता है और ये न्यूक्लियोफाइल होता है। बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, बेंजीन खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल का लाना इजी है, लेकिन बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल का लाना डिफिकल्ट है। तो आप कभी भी बेंजीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल लाते हैं तो Cl+ बनाकर लाते हैं, ठीक? और अगर Cl- बना के लाएंगे तो बेंजीन में लग नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है और बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल है। इसके लिए नई टेक्निक लगती है जिसको बोलते हैं डाइजोनियम टेक्निक। डाइजोनियम टेक्निक कैसे बनती है भैया? तो ध्यान से देखो, आपके पास एनिलीन नाम का एक व्यक्ति होता है, ये, और हम लोग रिएक्शन कराते हैं Na-NO2, ठीक, और HNO2 इसकी, ठीक, और HCl, ये। इससे बन क्या जाता है? इससे बनता है N ट्रिपल बॉन्ड N+ और Cl-। इसको बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, और Cl- हटा दो तो डाइजोनियम आयन। मेरा मतलब जो है, मेरा काम जो है वो डाइजोनियम आयन से है, सॉल्ट वर्ल्ड क्या तेल लेने से मतलब नहीं अपने को, है ना? अच्छा भाई, सबसे बड़ी बात, ये बहुत अनस्टेबल आदमी है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टेबल है। अगर आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखते हैं तो रहेगा, 5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें आप देखें, ये जो N ट्रिपल बॉन्ड N है, ये प्लस है, नीचे बेंजीन है, ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये तोड़ ताड़ के निकल जाता है, बेंजीन पे यहाँ पे प्लस छोड़ जाता है और N2 गैस बन के निकल जाता है। ये बहुत आतुर है भागने के लिए, ये भगोड़ा आदमी है, ठीक? भगोड़ा का मतलब गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब क्योंकि बेंजीन पे प्लस आ रहा है, यानी अब कोई न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, यही काम है डाइजोनियम का, इसीलिए रिएक्शन जो है वो यूज की जाती है। समझे बात को? जी हाँ, बिल्कुल समझे। अब देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे पास डाइजोनियम सॉल्ट कह लो, डाइजोनियम आयन कह लो, एक ही बात है, प्लस और माइनस, ये। इससे रिएक्शन कराई गई Cu2Cl2 की, CuCl2 भी किताबों में लिखा होता है, Cu2Br2 की, ठीक, और इससे बन गया क्लोरोबेंजीन, इससे बन गया ब्रोमोबेंजीन, और ये दो रिएक्शंस जो हैं ये कहलाई सैंड मेयर्स रिएक्शन। वो ई है, ए के एम के बाद ए नहीं है, ई है ना? सैंड मेयर्स रिएक्शन। इसके बाद फ्लोरीन बनाना हो तो HBF4 या NaBF4 से बनाते हैं, तो फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसी की जगह अगर आयोडोबेंजीन बनाना हो तो आप KI से बनाते हैं और आपके पास आयोडोबेंजीन बन जाता है, ठीक है ना? और इसकी बजाय अगर आप कॉपर हीटेड ट्यूब और Cl2 की रिएक्शन कराएं, और कॉपर हीटेड ट्यूब और Br2 की रिएक्शन कराएं, तो भी वही ब्रोमोबेंजीन
और क्लोरोबेंजीन बनता है ना। इनके मैकेनिज्म्स नहीं जानने हैं, बस ये जानना है कि ऐसा होता है, और इसे गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। गटर नहीं है, गैटरमैन रिएक्शन। तो इंपॉर्टेंट है कि गैटरमैन रिएक्शन का रिएजेंट कौन है, आप देख लीजिए बड़े ध्यान से, ये है, और सैंडमेयर का रिएजेंट ये है। तो आपको रिएजेंट्स याद रहने चाहिए, याद रह जाएंगे, बिल्कुल रह जाएंगे, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। अब ये बन गए एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। जो एराइल हैलाइड है, यहाँ पे X लगा है। अब X कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन के केसेस तो हम बहुत ही रेयर पढ़ने वाले हैं। इन सब के पास 3-3 लोन पेयर हैं। इन सब के पास 3-3 लोन पेयर। हम सब जानते हैं कि अगर ये मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएंगे तो ये जो लोग हैं ये लोन पेयर देने वाले हैं, प्लस हम इफेक्ट दिखाएंगे, लोन पेयर देंगे, छीनेंगे नहीं। तो फिर ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। तो जो भी आदमी आएगा वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। ठीक, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है। समझो ध्यान से, मान लो कि मैं तुमसे ऐसा कहने लग जाऊं कि यार मेरे पास ना ये क्लोरोबेंजीन था। तुमने कहा ठीक है। अब इसमें कराई गई कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन। क्या आपको याद है कि ये नाइट्रेशन रिएक्शन है? हाँ सर, NO2 प्लस इसका इलेक्ट्रोफाइल होता है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। क्लोरीन का ऑर्थो ये लगेगा NO2 और क्लोरीन का पैरा ये, और यहाँ लगेगा NO2, कोई परेशानी नहीं। यही रिएक्शन अगर करा दी गई H2SO4 कह देगा फ्यूमिंग है, या तो कह देगा SO3 गैस H2SO4 में घोल कर कराई जा रही है। तो क्या आपको याद आ गया कि ये सल्फोनेशन रिएक्शन है? सल्फोनिक एसिड बनता है इससे, क्लोरीन के पैरा पे SO3, ऑर्थो पे SO3H और पैरा पे SO3H। ये रहा क्लोरीन, इसका पैरा ये है SO3H। बन गई कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी। दो रिएक्शंस तो मान लीजिए खूब जम के पूछी जाती हैं। तीसरी रिएक्शन ध्यान दीजिए, क्या हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन जानते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। होता क्या है, AlCl3 की प्रेजेंस में RCl लगा देते हैं, और इसको वही बात है, एनहाइड्रस लेना है ना, सब तमाशा चलता रहता है। होगा क्या साहब, यहाँ पे क्लोरीन लगा था, यहाँ पे R जुड़ जाएगा, और ऑर्थो और पैरा पे ही जुड़ने वाला है, तो इसके पैरा पे भी R जुड़ जाएगा। मिथाइल ग्रुप होता तो मिथाइल जुड़ता, इथाइल होता तो इथाइल जुड़ता, इसलिए मैंने R लिख दिया, ये नहीं बताया कि मिथाइल है कि इथाइल। अब अगली चीज आ रही है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। एसाइलेशन का मतलब हुआ एल्काइल हैलाइड, सॉरी एसिड हैलाइड वाली बात। AlCl3 एनहाइड्रस लेना है और CH3COOCl, है ना। तो ये जो ग्रुप होता है इसको असाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? असाइल ग्रुप। तो लगेगा क्या भैया, Cl हट जाएगा, ये Cl रहा, C डबल बॉन्डो CH3, ये बन गया। ठीक, इसके अलावा पैरा पोजीशन पे भी बन जाएगा, तो पैरा पे बना दो, ये Cl रहा, C डबल बॉन्डो CH3। तो ये आपके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन असाइलेशन हो गए। बहुत बढ़िया बात, ये रिएक्शंस हो गई। अब इन रिएक्शंस के बाद मेरा थोड़ा सा मन है कि आपको एक बार रिवीजन करा दूं एल्काइल हैलाइड का। ठीक, रिवीजन समझें। मेरे पास RX है एल्काइल हैलाइड, कौन कौन सी रिएक्शंस इससे हो सकती हैं वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहले तो आप वाटर से रिएक्शन कराइए। तो जब एसिडिक वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक वाटर से रिएक्शन होने पे ROH बनता है, अल्कोहल बनता है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। अब एक्वस NaOH या एक्वस KOH से रिएक्शन कराइए तो भी आपके पास ROH बनेगा। ठीक, या KOH भी यहीं लिख देते हैं। इसके बाद आप Ag2O से रिएक्शन कराइए। लेकिन सर Ag2O तो दो टाइप का था, एक था मॉइस्ट और एक Ag2O था ड्राई। तो जो मॉइस्ट है वो आपको अल्कोहल देता है और जो ड्राई है वो आपको ईथर देता है। ठीक है, इसके बाद
इसके बाद आप रिएक्शन कराइए NaSH से, जैसे हाइड्रोक्साइड था, थायोक्साइड बन जाएगा एक्वस, तो ये प्लस ये माइनस है, तो RSH थायोल बन के आपके पास आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आप रिएक्शन कराइए फिनॉक्साइड आयन से, PHO माइनस Na+, सोडियम फिनॉक्साइड से, तो ROPH, ठीक है ना, ये बन जाएगा। ये ईथर है ना, एक तरफ बेंजीन है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप है, इस तरह का ईथर है। एक और रिएक्शन कराइए आप, EtO माइनस Na+, सोडियम इथॉक्साइड आयन से रिएक्शन कराइए, फिर वही बात होगी कि ROET बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, ये माइनस इस पे अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर चला जाएगा, तो O से कनेक्टिविटी आ जाएगी, ठीक। अगला देखो, KI की रिएक्शन करा रहे हैं बेटा ड्राई, ये एसीटोन के अंदर, ठीक। एसीटोन में सॉल्युबिलिटी के कारण से ही काम कराया जाता है, तो अब बन जाएगा RI। अब RXRI, ये क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग X की जगह पे आयोडीन नहीं ले रहे थे, क्लोरीन ब्रोमीन ले रहे थे, याद होगा यार, ठीक है ना, फिंकलस्टीन रिएक्शन हो गई वो, ठीक है। और बताओ, और इसकी रिएक्शन करानी हो तो आप रिएक्शन करा लीजिए, लेट्स से टोलुइन से करा लीजिए। तो जब टोलुइन की रिएक्शन कराएंगे और AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे, ये तो एल्काइलेशन टाइप की रिएक्शन है, सोचे तो। हम्म तो क्या बनने वाला है, ये रहा ऐसे, और X आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा ऑर्थो और पैरा पे X जुड़ने वाला है, तो CH3 यहाँ रहा, X यहाँ रहा। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं, बात पल्ले पड़ी है, बिल्कुल पल्ले पड़ी है। आगे देखें, RSH हो गया है क्या, नहीं हुआ है। अब रिएक्शन जो है वो RSH से कराई जा रही है, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, माइनस वाला R के साथ जुड़ जाएगा, तो मेरे हिसाब से बनेगा RSH, R डैश कर लेना चाहिए इसे, R डैश SH, ठीक है। इतनी सारी रिएक्शन RX की हो गई। अब RX की और रिएक्शन देख लेते हैं। RX की और रिएक्शन लो, और यहां पर देखो NaNH2, सोडामाइड, बढ़िया बेस है, ठीक है ना। ये R डबल बॉन्ड R बनाता है, एल्कीन बनाकर देता है, ठीक है। और रिएक्शन देखो इसकी, एल्कोहलिक KOH लो, और हीटिंग तो करनी पड़ेगी, याद होगा ये एलिमिनेशन शो करता है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, तो ये भी क्या बनाता है, R डबल बॉन्ड R, याद रखना भैया। NaNH2, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, और हीटिंग करने पर ये सब एलिमिनेशन रिएक्शन देने वाले लोग हैं। अच्छा, एलिमिनेशन अलग से पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, देख लेना एक बार। चलो, ये हो गया, ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हो गई। अराइल हैलाइड की रिएक्शन देख लेते हैं। आओ देखो अराइल हैलाइड की रिएक्शन, तुमने लिखा PHX, ये तुम्हारा अराइल हैलाइड है। इससे कौन कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं, अराइल हैलाइड से तुम CH3Cl की रिएक्शन कराते हो AlCl3 के प्रेजेंस में, जिससे तुम्हारे पास PHX पे यहां CH3 लगता है, या तो पैरा पे CH3 लगता है, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला देखो, CH3C डबल बॉन्ड OCl और AlCl3 की प्रेजेंस में, ये भी वही है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, X के साथ यहाँ C डबल बॉन्ड और CH3 लगेगा, या तो पैरा पोजीशन पे लगेगा, तो बेंजीन की रिंग बना लीजिए, और C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, तो असाइलेशन एल्काइलेशन दोनों हो गया। इसके बाद आप पढ़ते हैं H2SO4 फ्यूमिंग या SO3 के साथ, तो आप पढ़ते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मतलब SO3H पैरा पे लगेगा और ऑर्थो पे लगेगा, तो ये लग गया पैरा पे, पहले बनाया था ऑर्थो पे। फिर आप नाइट्रेशन करा दीजिए, HNO3 और H2SO4, और सब कैसा होगा बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड। तो आप जानते हैं इससे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो NO2 प्लस बनता है, तो यहाँ बनेगा NO2, और इसी प्रकार से यहाँ पे X है और यहाँ भी बनेगा NO2। खेल खत्म, पैसा हजम। आइए देखिए, ये है टोटल रिएक्शंस। मैंने 7 लेक्चर लिए हैं इसको खत्म करने के लिए, तो आप सोचिए कि बोर्ड लेवल में आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए 7 लेक्चर्स में बातचीत नहीं है, शायरी नहीं है, ड्रामा नहीं है, सिर्फ हार्डकोर कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम्स, मैकेनिज्म्स हैं। ऐसी ऐसी रिएक्शन के मैकेनिज्म बताएं, आपको किताब में नहीं मिलेंगे। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा लेक्चर है, और सीरीज बहुत अच्छी है।
आप इसको देखेंगे, यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल फॉर यू। और अगर ये लेक्चर ही कंप्लीट कर लें तो आप मानकर चलिएगा कि इसके बाहर आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हमारा एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया आज। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे अगले ही दिन पर, और फिर आपको नए लेक्चर से मिलाएंगे, नए चैप्टर से मिलाएंगे। इसी तरह कम टाइम में कंप्लीट रिवीजन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।